जरा अंकिता, ला मैं तेरे बालों में तेल लगा दूं। देख तो कैसे बेजान से बाल होते जा रहे तेरे। माँ, आपको पता है मेरे बाल सबसे लंबे हैं स्कूल में, और मेरी मैडम मेरे बालों की तारीफ भी कर रही थी। अच्छा, मेरी बिटिया के इतने सुंदर बाल हैं तो सब तारीफ तो करेंगे ही। ये है सुमन, जिसकी एक 8 साल की बेटी है अंकिता। सुमन का पति जगदीश एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। ऐसे तो रोज शाम को 7 बजे तक वो घर लौट आता था, लेकिन उस रोज रात के 11 बज गए थे और जगदीश अभी तक घर नहीं लौटा। इसी घबराहट में सुमन घर की दहलीज पर बैठकर अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। उसके मन में न जाने क्या क्या विचार आ रहे थे। तभी अंकिता आंखें मलते हुए आई। माँ, बहुत नींद आ रही है, बाबा कब आएंगे? बेटी तू सो जा, तेरे बाबा आएंगे तो मैं उनको खाना गर्म करके दे दूंगी, और तेरे बाबा के आने का इंतजार तो मैं भी कर ही रही हूँ, लेकिन वो अभी तक पता नहीं घर क्यों नहीं आए, फोन भी नहीं उठा रहे मेरा। तभी जगदीश का फोन आता है। हेलो, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, कहाँ हैं आप? सुमन, मैंने अपनी फैक्ट्री की मालकिन से शादी कर ली है, अब मैं कभी नहीं लौटूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? अब हमारा क्या होगा? मैं अकेले कैसे अपनी बेटी की परवरिश करूंगी? वो मुझे नहीं पता, और न ही आज के बाद मुझे कभी फोन करना, समझी? ये कहकर जगदीश ने फोन काट दिया। सुमन के पैरों तले तो जैसे जमीन खिसक गई। क्या हुआ माँ? तुम्हारे बाबा ने हमें छोड़कर एक अमीर औरत से शादी कर ली, अब वो कभी नहीं लौटेंगे। ये सुनकर अंकिता भी रोने लगी, लेकिन फिर सुमन ने उसे हिम्मत दी और गले से लगा लिया। मत रो अंकिता, मैं हूँ ना मेरी बच्ची तेरे पास। सुमन अब दूसरों के घरों में काम करके अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाने लगी, साथ ही उसकी जरूरत की हर चीज लाकर उसे देने की भी कोशिश करती। माँ देखो ना, मेरे बालों का शैम्पू और तेल दोनों खत्म हो गए हैं। ठीक है बेटी, मैं शाम को काम से लौटते वक्त लेती आऊँ। अपनी माँ की हालत देख अंकिता ने हमेशा से ठान लिया था कि अब वो शादी करेगी तो अमीर लड़की से ही करेगी, ताकि गरीबी के कारण जो दुख उसकी माँ को झेलना पड़ा वो उसे ना झेलना पड़े। अंकिता ने 12वीं करते ही नौकरी शुरू कर दी, जिसके साथ वो आगे की पढ़ाई भी करने लगी। अंकिता दिखने में खूबसूरत थी, साथ ही उसके लंबे बाल उसकी खूबसूरती पे 4 चांद लगा देते थे, जिस कारण उसी कंपनी के मालिक के बेटे शिवम को उससे प्यार हो गया। एक रोज जब अंजलि बस स्टॉप पर खड़ी थी, तभी शिवम अपनी बड़ी सी कार लेकर आया। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपको लिफ्ट दे दूं? सर आप? जी ऑफ कोर्स सर। दोनों रास्ते भर एक दूसरे से बातें करते रहे। अब तो ये रोज का हो गया। अब अंकिता को भी शिवम से प्यार होने लगा। शिवम में तो वो सारी खूबियां है जो मुझे मेरे पति में चाहिए। हैंडसम होने के साथ साथ अमीर भी है और मुझसे प्यार भी करता है। इधर सुमन को अब अंकिता की शादी की चिंता सताने लगी। अब मेरी रानी बिटिया बड़ी हो गई। कमला काकी है ना, उन्होंने एक रिश्ता बताया तेरे लिए। लड़के की दुकान है कपड़ों की, बोल तो बात करूं। माँ, मैं क्या दुकान वाले से शादी करूंगी? कितनी बार कहा है मुझे अमीर घर के लड़के से शादी करनी है। अमीर घर में शादी करनी है, जानती भी है कितना दहेज देना पड़ेगा, और ऊपर से वो हम गरीबों से रिश्ता जोड़ेगा क्या? एक लड़का है मेरी नजर में जो अमीर भी है और हमसे दहेज भी नहीं लेगा। हाँ, कौन है वो लड़का? अंकिता सुमन को उसके बारे में बताती है। उधर शिवम भी अपने घर वालों से इस बारे में बात कर लेता है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। ये घर तो बहुत बड़ा है, बिल्कुल महल जैसा। मैं तो यहाँ आकर अब रानी बन गई हूँ। देखो तो कितने नौकर चाकर हैं यहाँ। अब तो अंकिता महंगे कपड़े, महंगे जूते पहनती और खूब पैसे उड़ाती। इस महीने कश्मीर तो अगले महीने गोवा, वो हर महीने कहीं न कहीं घूमने जाती रहती। ऐसी उसकी शादी को 1 साल बीत गया, लेकिन वो इस बीच मुश्किल से 1-2 बार ही अपने घर गई। दूसरी तरफ सुमन अब बहुत बीमार रहने लगी थी, जिस कारण वो कभी कभी काम पर जा पाती तो कभी नहीं, जिस कारण उसकी मालकिन उस पर खूब गुस्सा करती। कोई जरूरत नहीं है कल से काम पर आने की, तेरा रोज रोज का हो गया। आज बीमार हूँ, तबियत ठीक नहीं है। महीने में 15 दिन आती है, 15 दिन की छुट्टी। नहीं मालकिन, मुझे काम से मत निकालो, मैं गरीब खाऊंगी क्या? मालकिन उसकी कुछ नहीं सुनती और उसे वहाँ से भगा देती है। अंकिता भी मुझसे मिलने कभी नहीं आई। वो ब्याह कर क्या गई, अपनी गरीब माँ को भूल गई। पता नहीं उसे मेरी याद आती भी है या नहीं। वो तो जैसे मुझे भूल ही गई हो। ऐसे कुछ दिन बीत गए। अब सुमन की तबीयत काफी खराब रहने लगी। वो अभी भी इस हालत में अपनी बेटी को याद करती रहती। फिर एक रोज वो हुआ जिसका इंतजार सुमन को कब से था। अंकिता उससे मिलने आई। माँ कैसी है तू? तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई थी मेरी बच्ची। कितनी सुंदर लग रही है तू, और तेरे बाल तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गए हैं। नजर ना लगे मेरी बच्ची को किसी की। फिर शिवम उसके पांव छूता है। जीते रहो बेटा, जमाई राजा आइए ना, आइए बैठिए ना। सुमन अपनी साड़ी के पल्लू से उस खाट को झाड़ने लगती है। फिर उनको उस पर बैठने के लिए कहती है, जिसके बाद वो रसोई में जाती है।
हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यहाँ तो सारे डब्बे खाली हैं। अब मैं इनको क्या बनाकर खिलाऊं? अपनी माँ की लाचारी देख रसोई के बाहर खड़ी अंकिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ ही शिवम का मन भी भर आया। माँ, इतना कुछ हो गया और आपने अपनी बेटी को बताना भी जरूरी नहीं समझा। गलती माँ की नहीं, मेरी ही है, जो अपने अमीर ससुराल जाकर अपनी गरीब माँ को भूल गई। कभी उनकी सुध लेने की कोशिश ही नहीं की। मुझे माफ कर दे माँ। मेरी माँ के लिए यहाँ खाने को दाना तक नहीं है। वो भूख से मर रही है और मैं वहाँ शाही पकवान खा रही हूँ। कितनी गरीबी में रहकर मुझे पाला पोसा, मेरी परवरिश की, और मैं तुम्हें यूँ अकेला छोड़कर चली गई। आज तक कितना दुख उठाया तुमने, और एक मैं हूँ, कैसी बेटी हूँ मैं। लेकिन अब और नहीं माँ जी, अब आप हमारे साथ हमारे घर में चलकर रहेंगी। हम दोनों मिलकर आपका ध्यान रखेंगे। नहीं, मैं अपनी बेटी के ससुराल में कैसे रह सकती हूँ? बेटी के ससुराल में ना सही, बेटे के घर में तो रह सकती है ना माँ जी। ये सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो शिवम और अंकिता के साथ रहने लगती है, जिससे अब उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब वो दोनों उसकी खूब देखभाल करते हैं और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगे। प्रार्थना की शादी पड़ोस के गांव में तय हुई थी। प्रार्थना के पिता चाहते थे कि एक बार वो भी लड़के वालों से उनके घर पर मिलने जाए, ताकि लड़के का घर दिख जाए। पर अचानक लड़के वालों ने ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। प्रार्थना की माँ, लड़के के पिता का फोन आया है। उनके घर में रंग रोगन और पुताई का काम चल रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि अचानक हम चले भी जाएं तो उनके घर का सारा फर्नीचर घर के बाहर रखा हुआ है। वैसे तो बात वो ठीक कह रहे हैं, पुताई की वजह से घर फैल ही जाता है। मुझे लग रहा है शादी की वजह से ही पुताई करवा रहे हैं, या तो फिर रहने देते हैं। लड़के को भी देख लिया था, घर वालों से भी मिल लिए थे जब वो यहाँ आए थे। अब सीधा शादी पर ही मिलेंगे। अगर ज्यादा बात करेंगे तो कहीं लड़के वाले बुरा ना मान जाए। ठीक है जी, जैसा तुम कहो। वैसे भी शादी को 1 हफ्ता ही बचा है, हमें भी तो तैयारी करनी है। प्रार्थना बिटिया, तू ना परेशान मत हो, जो होगा सब अच्छा होगा। देखना, ससुराल जाकर तू बहुत खुश रहेगी। प्रार्थना का मन थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके माता पिता एक बार लड़के वालों का घर भी देख आएं। क्योंकि लड़के वाले खुद आए थे तब तो सब कुछ ठीक था, पर देखने जाने के बाद से वो लोग नहीं मिले थे। इस वजह से प्रार्थना थोड़ी परेशान हो रही थी। फिर कुछ दिनों बाद प्रार्थना की शादी हो जाती है, पर शादी के बाद प्रार्थना की जिंदगी में बवाल मच जाता है। प्रार्थना को पता चलता है कि उसके ससुराल वाले गंजे हैं। उनके सिर पर बाल नहीं है। वो सब विग लगाकर घर से बाहर निकलते हैं। आपने और आपके परिवार वालों ने मुझसे झूठ बोला है। मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। मैं नहीं जानती थी कि मेरी ससुराल गंजी है। मेरे बाल इतने सुंदर लंबे घने हैं और मैं एक गंजी ससुराल में बहू बनी हूँ। मेरे सारे रिश्तेदारों को जब ये बात पता चलेगी, वो सब मुझ पर हंसेंगे। बहू, हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें दुख हो, इस वजह से हमने तुम्हें अपने गंजेपन के बारे में कुछ नहीं बताया। हमें माफ कर दो बहू। बहू, अगर हम झूठ न बोलते तो हमारे प्रकाश की शादी कहीं ना होती। हमारा प्रकाश हमेशा कुंवारा रहता। हमें तुमसे झूठ बोलना पड़ा ताकि तुम हमारे बेटे से शादी के लिए हाँ कह दो। अगर तुम्हें पता चलता कि हमारा बेटा गंजा है और हम सब भी गंजे हैं, तो तुम कभी भी शादी के लिए हाँ ना कहती। मैंने आपको पहले ही कहा था माँ बाबूजी, मेरी शादी झूठ के भरोसे मत करो, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। आप दोनों ने मुझे अपनी कसम देकर बांध दिया, वरना मैं प्रार्थना की जिंदगी कभी खराब नहीं करता। प्रार्थना, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मैं तुम्हें इस शादी से आजाद करता हूं। शर्म नहीं आती है सब कहते हुए? हैं? मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी, उसके माथे पर शादी का ठप्पा लगा दिया। अब बोल रहे हो कि वो तुम्हें छोड़कर चली जाए? मैं तुम सबको जेल में घसीटूंगा, बता रहा हूं। सुनो जी, अभी के अभी इन सबके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दो। जब इन्हें जेल होगी ना, तब इन्हें पता चलेगा किसी लड़की की जिंदगी खराब करने का क्या परिणाम होता है। माँ बापू, रहने दो। अब जो हो गया, मैं उसे अपना नसीब मानकर यहाँ रह लूंगी। कोई बात नहीं, इन लोगों के बाल नहीं है, ये गंजे हैं, इसीलिए शायद ये लोग स्वार्थी हो गए और हमसे झूठ बोल दिया। आप चिंता मत करो माँ बापू। अगर मुझे कोई भी परेशानी होगी तो मैं सबसे पहले आकर आपसे कहूंगी। मैं कुछ दिन यहाँ रहकर देखना चाहती हूँ। अगर मुझे लगेगा कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है तो मैं खुद ये घर छोड़कर आपके पास आ जाऊंगी।
ठीक है बेटी, हम जानते हैं कि तू ये सब हमारे लिए कर रही है। तू हमें परेशान नहीं देखना चाहती है, पर अगर तुझे थोड़ा सा भी लगे कि इन लोगों ने तुझे परेशान किया है तो तू हमारे पास आ जाना, हम दोनों जा रहे हैं। प्रार्थना के माता पिता चले जाते हैं और प्रार्थना ने इस शादी को स्वीकार कर लिया और वो अपनी ससुराल में रहने लगी। प्रार्थना बहू, तुम्हारे बाल तो कितने लंबे और सुंदर हैं। तुम कहाँ इन गंजों के परिवार में आ गई? तुम्हें तो कोई भी अच्छा लड़का और अच्छा परिवार मिल सकता था। आंटी जी, अब तो शादी हो गई है, अब इस बारे में मैंने सोचना छोड़ दिया है। अच्छा, मुझे रसोई में काम है, मैं चलती हूँ। प्रार्थना, मैं शहर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाना है तो बता दो। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरे लिए कुछ मत लाना। बहू से पूछने की क्या जरूरत है, तू अपने आप ही उसके लिए कुछ अच्छी चीज ले आना। बहू के बाल कितने सुंदर और लंबे हैं। एक काम कर, तू बहू के बालों के लिए शहर से बढ़िया शैम्पू साबुन जो होते हैं वो खरीद लाना, बहू खुश हो जाएगी। ठीक है माँ। प्रकाश शहर चला जाता है। प्रार्थना की सास मंदिर चली जाती है और उसके ससुर किसी और काम से। प्रार्थना घर पर अकेली थी, इसलिए वो साफ सफाई के काम में लग जाती है। ये स्टोर कितना गंदा हो रहा है, सारा पुराना सामान फैला कर रखते हैं। सोच रही हूँ सारा सामान स्टोर में रख दूं और स्टोर को भी साफ कर दूं, मेरे कमरे का कुछ सामान यहाँ आ जाएगा। प्रार्थना स्टोर की सफाई करने लगी। सफाई करते समय प्रार्थना को एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्ने पीले और मटमैले हो चुके थे। उत्सुकतावश प्रार्थना ने उस किताब को खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें कई रहस्यमय कहानियां और तांत्रिक अनुष्ठानों के बारे में लिखा था, लेकिन एक पन्ने ने विशेष रूप से प्रार्थना का ध्यान खींचा। उसमें प्रार्थना के परिवार के बारे में लिखा था। प्रार्थना पन्ने पर लिखी बातें पढ़ने लगती है। इस परिवार पर एक पुराने श्राप का प्रभाव है। हर पीढ़ी में सभी सदस्य गंजे हो जाते हैं। इस श्राप से मुक्ति तभी मिलेगी जब परिवार की बहू अपने बालों का बलिदान देगी। ये सब क्या लिखा है इस किताब में? प्रार्थना को ये सब बहुत अजीब लगा और उसने बिना देर किए अपने सास ससुर और पति से इस बारे में बात की। बहू, हम ये किताब तुमसे छुपाना चाहते थे, इसलिए इस किताब को पुराने सामान के साथ रखा था, पर ये किताब तुम्हारे हाथ लग गई। ये सच है बहू, हमारे परिवार पर यह श्राप कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये श्राप क्यों और कैसे मिला, मुझे ये जानना है माँ जी। बहू, ये श्राप हमें हमारे पूर्वजों द्वारा एक गंजी औरत का मजाक उड़ाने के कारण मिला था। कई पीढ़ियों पहले हमारे पूर्वज गांव के प्रतिष्ठित लोग थे। उन्हें तंत्र विद्याएं करने का शौक था। एक दिन एक गरीब गंजी औरत गांव में भीख मांगने आई। हमारे पूर्वजों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपमानित किया। उस औरत ने बहुत दुखी होकर उन्हें श्राप दिया कि जैसे तुमने मेरा अपमान किया है, वैसे ही तुम्हारी आने वाली सभी पीढ़ियां गंजेपन का शिकार होंगी, और तभी से यह श्राप हमारे परिवार पर लगा हुआ है। हमें भी ये राज नहीं पता था कि हम इस गंजेपन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। ये किताब हमें प्रकाश और तुम्हारी शादी से कुछ दिन पहले ही मिली थी। शायद ये वही तंत्र मंत्र की किताब है जिस पर हमारे पूर्वजों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए गंजेपन से मुक्ति का उपाय लिखा था। पर जब हमने उपाय के बारे में पढ़ा कि श्राप से कैसे मुक्ति हो सकती है, तो हम चुप हो गए, क्योंकि हम जानते थे कि तुम्हारे बाल बहुत सुंदर घने लंबे हैं। हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे बालों को कोई नुकसान पहुंचे, इसीलिए हम चुप रहे। लेकिन हम तुम्हारे जैसी बहू खोना नहीं चाहते थे। अपने सास ससुर की बातें सुनकर प्रार्थना ने महसूस किया कि उसके ससुराल वालों का दोष नहीं है और वे इस श्राप के शिकार हैं। प्रार्थना ने सबको समझाया और अपने बालों का बलिदान देने को तैयार हो गई। प्रार्थना, नहीं, तुम ऐसा कुछ मत करो। तुम हमारे लिए अपने सुंदर बाल क्यों काट रही हो? मत करो ऐसा, तुम अपने घर वापस चली जाओ। नहीं, आप सब मुझे मत रोको, मैं अपने बालों का बलिदान जरूर दूंगी। प्रार्थना ने मन बना लिया था कि वो अपने बालों का बलिदान देगी। सब उसको रोकते रहे पर वो नहीं मानी। अचानक घर में एक रहस्यमय रोशनी फैल गई और एक गंजी औरत की आत्मा प्रकट हो गई। रुको, मैं इस परिवार के श्राप का कारण हूँ, लेकिन तुम्हारे इस महान बलिदान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे जीवन में हुए अपमान का बदला मैंने इस परिवार को श्राप देकर लिया था, परंतु तुम्हारे साहस और प्रेम ने मुझे माफ करने के लिए प्रेरित किया है। इसलिए मैं तुम्हारे बलिदान का सम्मान करते हुए इस श्राप को हमेशा के लिए समाप्त करती हूँ। अब तुम्हारे परिवार में
सबका गंजापन दूर हो जाएगा और बाल आ जाएंगे और तुम्हें भी अपने बालों का बलिदान नहीं देना होगा। मैं हमेशा के लिए अपना श्राप वापस ले रही हूँ। गंजी औरत की आत्मा अपना श्राप वापस लेकर गायब हो जाती है। आज उन्हें जो खुशी मिली थी वो सब उनकी बहु प्रार्थना के साहस और दृढ़ निश्चय के कारण ही उनके चेहरे पर लौटी थी।